आज की इस वीडियो में लेह कारू से पेंगोंग लेक का सफ़र करेंगे। इस दौरान हम दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे दर्रे से होकर गुजरेंगे। दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर नमक की झील देखेंगे। रात में लाइव स्नोफॉल होते हुए बाइक राइड होगी। हड्डियां गला देने वाली ठंड बर्दाश्त करेंगे। दलदली ज़मीन आएगी। लद्दाख के लिए परमिट लेंगे। 3 इडियट्स और जब तक है जान फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर जाएंगे। उबड़ खाबड़ और धूल भरे रास्तों से सफ़र होगा। पेंगोंग लेक पहुंचकर चाइना को तिरंगा दिखाएंगे। आपको भारत चीन बॉर्डर पर लेकर चलेंगे। वो जगह दिखाएंगे जहां 120 भारतीय सैनिकों ने 3000 चीनियों का मुकाबला किया था। रेजांगला वॉर मेमोरियल के दर्शन कराएंगे। भारत चीन विवाद को समझेंगे। इस एपिसोड में हम काफ़ी सारी जगहों से होकर गुजरेंगे, जैसे कारू, शक्ति, चांगला, कीला पास, दुर्बुक, तांगसे, मुगलिब, लुकुंग और पेंगोंग। साथ ही अन्य कुछ स्थानों की भी जानकारी देंगे, जैसे स्पांगमिक, मान, मिरिक, चुसुल, हानले, सियो मोरेरी, नुब्रा वैली, हुंडर, दिस्कित, तुर्तुक, पनामिक तथा सियाचिन बेस कैंप की भी एडिशनल जानकारी शेयर करेंगे। बात यही नहीं रुकेगी, मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे मात्र 350 रुपये में लेह से पेंगोंग लेक पहुंचा जा सके। बाइक, बस, प्राइवेट या शेयरिंग टैक्सी से पेंगोंग लेक पहुंचने के खर्चे की भी चर्चा करेंगे। इस एक वीडियो में लद्दाख की ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद इतनी डिटेल के साथ पहले आप ना जानते हों। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सच है। गारंटी है कि इस वीडियो के अंत तक आप हैरान हो जाओगे। ये एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देकर जाएगा। तो चलें जुले बोलकर ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। सी लेवल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये कारू या खारू विलेज है। यहाँ से लेह मात्र 34 किलोमीटर रह जाता है। लद्दाख सीरीज़ का ये एपिसोड 6 है, जिसमें हम कारू से पेंगोंग लेक 115 किलोमीटर का सफ़र करेंगे। बाद में लेक से आगे भी जाएंगे। अगर आपको लेह से पेंगोंग जाना है तो करीब 144 से 150 किलोमीटर पड़ेगा। इसके लिए पहले लेह से कारू आना होगा, उसके बाद आगे का रास्ता वही है जो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। इसलिए फ़िलहाल हम यहीं से पेंगोंग लेक जा रहे हैं। बाद में नुब्रा वैली होते हुए लेह पहुंचेंगे। ये कारू विलेज जिसमें अभी हम चल रहे हैं मनाली से 391 किलोमीटर है, 391। मनाली लेह हाईवे पर केलांग के बाद इसी जगह पर पेट्रोल पंप है। यहाँ बाइक की टंकी प्लस जेरी कैन जो है फुल करा लीजिए। वैसे शायद आगे तांगसे में भी एक ऑयल पंप है, लेकिन क्या पता वो खुला मिलेगा या नहीं, इसलिए यहीं तेल भरवा लें। हमारी बाइक क्लासिक 350 सीसी पर लगा हुआ लगेज कैरियर 2 जगह से टूट गया था उसका बेल्ट, इसलिए हम कारू में उसको दोबारा बेल्ट करा रहे हैं। गांव में काफ़ी सारे होटल, होम स्टे हैं और नेटवर्क, बिजली, मेडिकल सहायता जैसी कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। कारू से 2 रास्ते जा रहे हैं। अगर आपको लेह जाना है तो आगे सामने वाले रास्ते से 34 किलोमीटर बाद लेह पहुंच जाओगे, जबकि राइट साइड वाला मार्ग पेंगोंग लेक लेकर जाएगा। कन्फ्यूजन से बचने के लिए बता दूं कि अगर आप गूगल मैप में कारू से पेंगोंग लेक की लोकेशन डालोगे तो वो करीब 190 किलोमीटर दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेक की शुरुआत 115 किलोमीटर से ही हो जाती है, तो फिर ये 190 क्यों दिखाता है, इसकी बात वहीं पहुंचकर करेंगे। कारू से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर ये शक्ति गांव है। सी लेवल से 3812 मीटर के आसपास बसी ये जगह सिंधु नदी घाटी में है। इस हरियाली को जी भरकर देख लीजिए, क्योंकि इसके कुछ दूर आगे से जो है पेड़ पौधे दिखना बंद हो जाएंगे। लद्दाख में हरियाली केवल कुछ ही स्थानों पर देखने को मिलती है।
बाकी लगभग सभी जगह रेतीली चट्टानें और पहाड़ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ शक्ति गांव की जनसंख्या थी 1718 और घर थे 370। शक्ति गांव से थोड़ा आगे से धीरे धीरे चढ़ाई शुरू हो जाएगी, जो चांगला पर पहुंचकर बहुत खतरनाक होगी। वहाँ रात में हमें स्नोफॉल भी मिली थी, और कैसे पार किया वो तो हम ही जानते हैं, सब आगे आने वाला है। मित्रों, चलते हुए एक ज़रूरी बात बता दूं कि अब भारतीयों के लिए जो है पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली, हंडर आदि कुछ जगहों पर जाने के लिए जो है इनर लाइन परमिट हटा दिया गया है। इसकी जगह आपको 400 रुपये की एनवायरनमेंट फ़ीस देनी होगी और 100 रुपये की जो है वाइल्ड लाइफ। इस तरह जो है 500 रुपये में आपका प्रमाण पत्र या लेटर बन जाएगा। ये ऑफलाइन अगर लेनी है तो DC ऑफिस से ले सकते हैं, और ऑनलाइन की भी सुविधा है। वेबसाइट है LAHDC-LehPermit.in, या फिर मोबाइल से करें तो लेह टूरिस्ट मैनेजमेंट ऐप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी ये लेटर मिल जाता है। इसको बहुत से लोग परमिट कह देते हैं, वैसे देखा जाए तो ये भी परमिट की तरह ही है, मतलब परमिट ही है। इसे लेने के लिए आपको क्या करना है, तो लेह टूरिस्ट मैनेजमेंट ऐप ओपन करके डोमेस्टिक पर टच कीजिए। इसके बाद डोमेस्टिक रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जेंडर, स्टेट, आईडी टाइप, उसका नंबर, परमानेंट एड्रेस और डेट ऑफ अराइवल डालकर सबमिट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके नीचे इश्यू इंडिविजुअल परमिट या ग्रुप परमिट पर टैप करेंगे। फिर जहां लद्दाख में जाना चाहते हैं वो डेस्टिनेशन देकर बॉक्स पर टिक कीजिए। जैसे मुझे पहले पेंगोंग लेक जाना है, उसके बाद नुब्रा घाटी में, हंडर, दिस्कित, खारदुंगला, तो मैंने 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। अब नीचे डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर में अपने हिसाब से डेट डालिए कि कब जाना है और कब आना है। आई एक्सेप्ट पर टच करने के बाद फ़ीस की डिटेल आएगी कि एनवायरनमेंट फ़ीस 400 और वाइल्ड लाइफ 100। लास्ट में पे नाउ पर टैप करके पेमेंट कर दीजिए, तब फाइनली आपका परमिट डाउनलोड हो जाएगा। ये सॉफ्ट कॉपी चेक पोस्ट पर दिखाने से काम चल जाएगा, पर हो सके तो इसके कई प्रिंट निकलवा कर भी साथ रख लें। क्या पता अलग अलग चेक पोस्ट पर कॉपी जमा करनी पड़ जाए, लेकिन ऐसा काम बहुत ही कम होता है जो कॉपी जमा करनी पड़े। हमने कारू में साइबर कैफ़े से ऑनलाइन करवा कर प्रिंट निकलवाया था, लेकिन ना ही सॉफ्ट और ना ही हार्ड कॉपी कहीं भी कुछ भी चेक नहीं हुआ, किसी ने नहीं रोका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी नहीं होगा भाई। अगर सरकार ने कहा है तो बनवा लीजिए, हो सकता है कि आपका चेक हो जाए। चुशुल, हानले, सियोमोरी और बॉर्डर वाले एरिया के पास जो जगह है ना, वहाँ जाने के लिए तो प्रॉपर इनर लाइन परमिट ILP लेना अनिवार्य होता है। वैसे पेंगोंग लेक भी भारत चीन बॉर्डर के पास ही है, लेकिन इसके लिए फ़िलहाल ऐसे ही काम चल रहा है जैसे मैंने बताया आपको। अगर आप बस से जाते हैं तो कारू और तांगसे में विदेशियों का परमिट चेक होता है। अगर आप विदेशी हैं तो हो सकता है कि आपका भी नंबर आ जाए, देशियों का भी। खारू से पेंगोंग लेक तक वैसे तो ओवरऑल सड़क कंडीशन ठीक ही है, लेकिन कुछ जगह पर रोड टूटा फूटा और कच्चा मिलेगा। ख़राब सड़कों को ठीक करने का काम चलता रहता है। इतनी ऊंचाई पर स्थायी रूप से रोड का टिक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बर्फ़बारी और पानी के बहने से सड़कें टूटती रहती हैं, लेकिन फिर भी BRO के कर्मचारी लगे रहते हैं। आगे वाले व्यक्ति बाइक को ऊपर चढ़ा रहे हैं, लेकिन बाइक वापस नीचे आ गई। ये वीडियो GoPro एक्शन के वाइड एंगल से शूट हुई है, इसलिए वीडियो में चढ़ाई ज़्यादा नहीं दिख रही होगी। वास्तव में थोड़ी चढ़ाई तो है। क्या हुआ?
आगे वाले 2 बाइकर्स कर्नाटक से हैं, जो हमें जिंगजिंगबार में मिले थे। वहाँ से बारालाचा पास तक हम सब साथ आए। उसके बाद ये हमें मोरे प्लेन्स में मिले और वहाँ से यहाँ तक साथ चल रहे हैं। ये दोनों कर्नाटक के बेंगलोर से लद्दाख आए हैं। बेंगलोर से यहाँ तक ये करीब 3000 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चला चुके हैं। अगर हम इनका रूट देखें तो कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यूटी, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश होते हुए लद्दाख पहुँचे हैं। यानी बीच के 8 राज्य पार किए हैं इन्होंने। ऐसी होती है लद्दाख की दीवानगी। लोग कहीं से भी आ जाते हैं, कितनी भी दूर से। अपनी बात करें हम तो मैं और मेरा मित्र दोनों एक रॉयल एनफील्ड 350 सीसी पर सवार हैं। हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल होते हुए यहाँ आए हैं। यहाँ तक हमारी जर्नी लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास हो चुकी है। जेसीबी सड़क की मरम्मत के लिए लगी है। सड़क चौड़ी तो है लेकिन कच्ची है, जिस कारण धूल उड़ रही है। ये वीडियो पुरानी है, अब तक तो सड़क कंडीशन अच्छी बन गई होगी। यहाँ देखो रोड की चौड़ाई कितनी बढ़ गई है। लद्दाख रेन शैडो एरिया है, यहाँ बारिश ना के बराबर होती है। ऊंचाई ज़्यादा होने से हैवी स्नोफॉल भी होती है, जिससे कई महीने तक ज़मीन पहाड़ बर्फ़ में दबे रहते हैं। इन कुछ कारणों से यहाँ बंजर और रेतीली पहाड़ों पर पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते। मित्रों, मैं अपनी लद्दाख सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ कि अब तक किस एपिसोड में क्या हुआ है। एपिसोड 1 में मनाली से केलांग पहुँचे, 2 में केलांग से जिंगजिंगबार, 3 में जिंगजिंगबार से गाटालूप के स्टार्टिंग पॉइंट तक, 4 में गाटालूप से पांग तक आए और पिछले एपिसोड 5 में पांग से कारू तक का सफ़र किया था। इस वीडियो में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कारू से पेंगोंग जा रहे हैं। इसके बाद एपिसोड 7 में नुब्रा वैली और 8 में लेह पहुंचेंगे। फिर लेह से कारगिल होते हुए श्रीनगर और जम्मू पर जर्नी समाप्त हो जाएगी। यानी हम पूरा सर्किट करेंगे। हिमाचल से आए हैं और जम्मू कश्मीर पर फिनिश करेंगे। कारू से 32 किलोमीटर आगे ये जिंगराल जगह है। यहाँ पर सेना है। कोई होम स्टे, कैंप या होटल नहीं है। यहाँ से आगे धीरे धीरे चांगला या चांगला दर्रे की खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। जिंगराल से आप 2 रास्ते से आगे जा सकते हैं। एक तो वही जाना पहचाना चांगला द्वारा और दूसरा कीला या केला, मतलब केला नहीं है, ये बनाना नहीं है, के बाद डैश है और ला, या फिर दूसरा नाम है की डैश ला। ठीक है, तो केला मत मान लीजिए इसको, कुछ लोग वैसे केला भी बोल देते हैं। इन दोनों पास को मैं गूगल मैप से दिखा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। ये देखिए, अगर हम चांगला से जाते हैं तो दुरबुक होते हुए तांग से पहुँचेंगे, जबकि दूसरा शॉर्टकट वाला रास्ता जिंगराल से कीला दर्रा और फिर कीला झील होते हुए थारुक जाता है। उसके बाद तांगसे से ये कनेक्ट हो जाता है। यानी इस नए रूट से दुरबुक बाईपास हो जाता है। कुल मिलाकर कहें तो कीला चांगला का विकल्प है। आप दोनों में से कोई से रास्ते से भी जा सकते हैं। इस नए रूट का उद्घाटन 31 अगस्त 2020 को किया गया था, जो पेंगोंग लेक के लिए 41 किलोमीटर दूरी कम करता है। कीला 5669 मीटर की विशाल हाइट पर है, यानी चांगला से 309 और खारदुंगला से 310 मीटर ज़्यादा ऊंचा। इस तरह तो ये उमलिंगला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा होना चाहिए। ऊंचाई ज़्यादा है तो वहाँ दिक्कत भी ज़्यादा होगी, इसलिए अक्सर कीला जो है बंद ही रहता है। अभी भी क्लोज ही चल रहा है और गूगल मैप पर भी जो है कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, तो हम चांगला से ही आगे बढ़ेंगे।
अंधेरा होना शुरू हो गया। हम यहाँ रुके हैं। क्यों? क्योंकि सामने धुंध या कोहरा दिख रहा है। इसका मतलब कि ऊपर बर्फ़ पड़ रही है। ऐसे में हमें खड़ी चढ़ाई चढ़कर जाना है, तो बहुत रिस्क है। अब हम पीछे भी नहीं जा सकते, आसपास स्टे नहीं है, तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी कंडीशन हो गई। ठंड भी बहुत लग रही है। भाई साहब, दिक्कत ये है, आगे हम जा नहीं सकते, स्नोफॉल हो रही है और पीछे रोड ख़राब है। मतलब ना आगे के रहे ना पीछे के, और ठंड लग रही है बहुत तेज़। और मजबूरी में हमें ऊपर ही जाना होगा 40 किलोमीटर यहाँ से, और ऊपर है तगड़ी स्नोफॉल। पता नहीं कैसे जा पाएंगे। है 40 को फेस करेंगे। 40 किलोमीटर और जाना है, ऐसे ऊपर स्नोफॉल है, उससे डर लग रहा है। ठंड हो गई तगड़ी शुरुआत। सोचने के बाद लास्ट में आगे बढ़ने का फैसला हुआ। तो अब हम जिंगराल से चांगला तक खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, वो भी रात में, और वो भी स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल में। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि रास्ते में बर्फ़बारी हो रही है, जो आगे और बढ़ेगी। तो खतरा इंटू 100 हो गया है। जैसे तांगलांगला में हुआ था ना, वैसे यहाँ पर है। लेकिन वहाँ तो दिन था यार, यहाँ रात है, उससे भी ज़्यादा डेंजर कंडीशन है। आप तो जो है घर, ऑफिस या कहीं आते जाते वीडियो देख रहे होगे और लग रहा होगा कि यार इतना भी खतरा कहाँ है, इतना क्यों डरा रहा है। अरे भाई जी, वहाँ बैठना और यहाँ पर इस ऊंचाई पर रात में स्नोफॉल में कच्ची रोड पर बाइक से सफ़र करना कोई मजाक काम नहीं है। जो यहाँ आया है वही समझ पाएगा। रात है इसलिए बर्फ़बारी ठीक से नहीं दिख रही, असल में काफ़ी बर्फ़ पड़ रही है। भय ये है कि अगर कहीं बाइक फिसल गई तो क्या होगा। और यहाँ रास्ता भी कच्चा है, तो सब राम भरोसे चल रहा है, पता ना कब क्या हो जाए। इसलिए रात में इस रोड पर बिल्कुल भी ना आए। हम कर भी क्या सकते थे, अगर वापस कारू जाते तो 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा आना जाना होता और एक दिन और फालतू लग जाता। हम चांगला को दिन में ही पार कर लेते, लेकिन कारू में जो है बाइक स्टैंड पर बेड लगवाया, फिर साथ वालों ने सिम लिया, उसके बाद साइबर कैफ़े पर परमिट बनवाया। इस कारण हम जो है लगभग 2-3 घंटे लेट हो गए और हमें 5 बज गए थे कारू में ही। भाई साहब, अंधेरे और बर्फ़बारी में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। वो तो मैंने रात की वीडियो क्लिप्स की ब्राइटनेस बढ़ाई हुई है, तब आपको इतनी दिख भी रहा है, वरना अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा कायम रहे तमराज किलविस। साइड में गहरी खाई है, डर लग रहा है यार, बस चले जा रहे हैं। वो कहाँ खड़े, चल थोड़े से आगे बढ़, क्या होता है खड़े हो। जगह कौन सी है? अंधेरा था तो पता नहीं चला कि कब चांगला पास आ गया। जी हाँ, रात में देखिए कारू से 43 किलोमीटर आ गए इस चांगला को। यहाँ रात को रुकने का कोई होटल, होम स्टे या कैंप नहीं है, सेना रहती है। इसलिए हम आगे दुर्बुक की ओर बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से 32 किलोमीटर है। रात है, सड़क और मौसम दोनों ख़राब हैं। अभी लगभग 2 घंटे और अंधेरे में चलना पड़ेगा। हम फिलहाल आपको दिन का चांगला दिखा देते हैं कि ये आखिर है कैसा, दिन में दिखता कैसा है। ये है चांगला या चांग दर्रा। ला और दर्रा दोनों का अर्थ सेम ही होता है। ये दर्रा सी लेवल से 5360 मीटर की ऊंचाई पर है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है। ज़्यादा हाइट के कारण यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, तो यहाँ 15 मिनट से ज़्यादा ना रुकें, वरना फिर एएमएस का खतरा हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द, चक्कर आना, पेट खराब जैसी कुछ समस्याओं से सामना करना होगा अगर यहाँ लंबा टाइम गुजार लेते हैं तो। इस टॉप पर गर्मियों में यहाँ का तापमान 0 से 10 और सर्दियों में -20 तक भी चला जाता है। यहाँ सेना की पोस्ट है, उनके द्वारा एक कैंटीन चलाई जाती है जहाँ चाय, मैगी वगैरह खा सकते हैं। साथ ही सेना का एक मेडिकल कैंप भी है, जहाँ दिक्कत होने पर दिखा सकते हैं। एक चांगला बाबा का मंदिर भी है। तिब्बती भाषा में चांगला का मतलब है दक्षिण की ओर जाने वाला दर्रा। माना जाता है कि चांगला बाबा एक पूजनीय ऋषि थे, जो यहाँ तपस्या और ध्यान करते थे और गुजरने वाले लोगों को आशीर्वाद देते थे कि उनकी यात्रा सकुशल रहे।
उन्हीं की याद में यहाँ पर चांगला बाबा मंदिर बनाया गया है, ऐसी मान्यता है। नीचे से ऊपर तक आने में चांगला दर्रा करीब 15 किलोमीटर है। चलिए अब हम वापस रात में आते हैं जहाँ चांगला से नीचे उतर रहे थे। यार ऐसे में अगर बाइक ख़राब होगी तो क्या होगा, यहाँ कोई ठीक करने वाला भी नहीं मिलेगा। देखिए रोड हो चुकी है ज़्यादा ही ख़राब। अब ये मुझे उतरना पड़ गया क्योंकि हम जो है ना एक बाइक पे दो हैं और हमारा सामान भी काफ़ी है, तो हम नहीं चाहते कि रात में अगर कुछ चीज़ भी ख़राब होगी बाइक में तो भाई साहब बस पूछो मत, बर्फबारी से जान निकल जाएगी, फंस जाएंगे। अरे वो कहाँ हमारा यार, कहाँ गया एक? अब हम चांगला से नीचे प्लेन एरिया में आ गए हैं। वो दो आगे कर्नाटक के मित्र हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, थकान भी बढ़ गई, मन कर रहा है कि बस ऐसे ही सड़क पर लेट जाएं। फिर भी अपने रिस्क पर चलते जा रहे हैं क्योंकि आसपास कहीं रुकने को कुछ मिल ही नहीं रहा। एक भय ये भी सता रहा है कि जब हम अगले गांव में पहुंचेंगे तो अगर लेट हो गए तो फिर सब कुछ बंद ना मिले, होटल होम स्टे अगर सब बंद मिले तो फिर क्या होगा, हम कहाँ रुकेंगे। ये सब बातें दिमाग में चल रही हैं क्योंकि अगर जल्दी से स्टे नहीं मिला तो हम और आफत में पड़ जाएंगे। लद्दाख में कई बार लगा कि ये रात हमारी आखिरी रात है। सच में, पहला जिंगजिंग बार में जब सांस नहीं आ रही थी, दूसरा गाटा लूप पार करते हुए, तीसरा रात को पांग में ऑक्सीजन की कमी से दिक्कत, चौथा बर्फबारी में तांग लंगला क्रॉस करने पर, और पांचवा यहाँ हम देख ही रहे हैं। सबसे खतरनाक यही है क्योंकि रात है और स्नोफॉल भी हो रहा है, ऊपर से टूटा फूटा कच्चा रास्ता है, मतलब कई सारी समस्याएं हैं। लेकिन हिम्मत बांधकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं आसपास स्टे मिल जाए। नेवर गिव अप लिखा है, यानी कभी हार ना मानना। हमने लद्दाख जर्नी में यही वाक्य फॉलो किया है। अगर हम हार मान जाते तो फिर कब का वापस लौट जाते। लद्दाख आना है तो कुछ समस्याएं तो आएंगी ही, आप इसके लिए तैयार होकर आएँ। लेकिन जब एक बार लद्दाख घूम लोगे तो सारे दुख दर्द भूल जाओगे। यहाँ ऐसे नज़ारे हैं जो पूरे भारत में सिर्फ लद्दाख में ही देखने को मिलेंगे। चांगला से 32 किलोमीटर आगे सी लेवल से 3900 से 4000 मीटर की हाइट पर ये है दुर्बुक गांव। हम इसमें एंटर कर चुके हैं। आज रात यहीं स्टे करेंगे। 2011 के हिसाब से यहाँ 160 घरों में जनसंख्या 852 थी, जिसमें 416 पुरुष और 436 महिलाएं थी, यानी कि यहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। रात ज़्यादा हो गई तो ज़्यादातर होटल या होम स्टे बंद है। जहाँ भी हम जा रहे थे पूछने कि रूम मिल जाएगा क्या, वो सब बंद मिले। तो कुछ ज़्यादा दूरी ना होगी भाई? नहीं, क्या वो पता है, मैं वो ट्रक से आगे कब हाँ, निकला ट्रक के बीच में आ गए थे ना तुम। तो आगे चला गया, रुकने के लिए कोई ऐसा जगह ही नहीं मिला उधर, इतना अंधेरा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद 1200 रुपये में ये कमरा मिला। हम 4 हैं तो 2 रूम लिए। बर्फ़बारी में मैंने रेनकोट पहन लिया था, धूल उड़ने से वो गंदा भी हो गया, इसलिए मैंने होटल के वॉशरूम में इसको धोकर टांग दिया। दुर्बुक से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। रात बाइक होम स्टे के बाहर ही खड़ी कर दी थी। सामने अंदर की तरफ रूम है, वहाँ हम रात को रुके थे। होम स्टे के बाहर एक दुकान है जहाँ हमारे साथियों ने 2-3 चीज़ें खरीदी। ये आर्मी के नाम से शॉप है। लद्दाख की फेमस जगहों के नाम और कुछ इंटरेस्टिंग लाइनें जो हैं टी शर्ट पर लिखी हुई मिल जाएंगी। याद के तौर पर चाहें तो यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। दुर्बुक में यहाँ 2 सड़कें हैं, एक तो वही जिससे हम रात में आए थे, दूसरा रोड सियोक होते हुए नुब्रा वैली जाती है। सियोक यहाँ से 16 किलोमीटर है। दुर्बुक से नुब्रा वैली के लिए कौन कौन से रास्ते जाते हैं वो थोड़ा आगे जानेंगे। फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि दुर्बुक से 3 रास्ते कटते हैं, एक कारू होते हुए लेह वाला, दूसरा नुब्रा वैली की तरफ, और तीसरा पेंगोंग लेक का। पेंगोंग यहाँ से 44 किलोमीटर है। बाइक रेडी है तो चलो चलते हैं।
उससे पहले दुर्बुक का व्यू देख लीजिए। दुर्बुक सियोक नदी के किनारे बसा है। सियोक को स्थानीय लोग रिवर ऑफ डेथ यानी कि मौत की नदी कहते हैं, जिसका कारण है इसका तेज़ खतरनाक बहाव। ये सिंधु की सहायक नदी है जो भारत से होती हुई पीओके के गिलगिट बल्टिस्तान में जाती है। दुर्बुक होटल से करीब 100 मीटर की दूरी पर रॉयल एनफील्ड की वैन देखी। ये बाइक रिपेयर की चलती फिरती दुकान है। इसमें सब चीज़ें फिट की हुई हैं। हमें अपनी बाइक में भी थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी तो यहाँ दिखा दी। पहले बेंगलोर वालों की बाइक की चैन क्लीन हो रही है, इसके बाद हमारा नंबर आएगा। इसमें चैन सेट से आवाज़ आ रही थी। पता चला कि चैन स्प्रोकेट में प्रॉब्लम है, इसको ठीक किया जा रहा है, इसलिए पहिया निकाला हुआ है। ये बाइक सर्विस की वैन सही है यार, कहीं भी पहुंच जाती है ये गाड़ी। इनका मोबाइल नंबर लेकर रखें, अगर कहीं मोटरसाइकिल ख़राब हो जाए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इतना बाइक ठीक हो रही है, करने को कुछ है नहीं तो ऐसे ही करने लगे हैं। लद्दाख बार बार नहीं आना होता, यहाँ खुलकर जिए। बाइक रिपेयर हो रही है, अभी कुछ समय और लगेगा, इसलिए जो पीछे अधूरा रह गया था उसको यहाँ पूरा कर लेते हैं कि दुर्बुक से नुब्रा वैली में कहाँ जा सकते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जगह भी बहुत ख़ास है। लद्दाख आने वाला हर टूरिस्ट जो है उनमें से कुछ जगहों पर ज़रूर जाना चाहता है। जो नुब्रा वैली में कुछ फेमस जगह हैं जैसे दिस्कित, यहाँ से 109 किलोमीटर है। वहाँ 33 मीटर ऊंची बुद्ध जी की मूर्ति है। उसके बाद 7 किलोमीटर आगे हुंडर सैंड ड्यून्स हैं जो रेत के टीले और 2 कुबड़ वाले ऊँटों की सवारी के लिए फेमस है। इसी रोड पर 100 से 85 किलोमीटर दूर पर तुर्तुक है जो भारत का इस साइड से आखिरी गांव है। तुर्तुक पहले पीओके में था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारतीय सेना ने इसको वापस भारत में मिलाया। दुर्बुक से तुर्तुक की दूरी देखें तो ये करीब 200 किलोमीटर है। बहुत खूबसूरत गांव है, आपको वहां जाना चाहिए अगर समय है तो। दिस्कित से थोड़ा सा पहले एक रोड पनामिक विलेज जाती है जहां पर गर्म पानी के झरने हैं। दुर्बुक से पनामिक 136 और दिस्कित से 56 किलोमीटर है। अगर कुछ और एडवेंचर करने का मन है तो पनामिक से 60 किलोमीटर आगे सियाचिन बेस कैंप तक भी जा सकते हैं जो दुर्बुक से करीब 200 किलोमीटर है। सियाचिन के बारे में तो पता ही होगा ना, वो 5400 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड यानी युद्ध क्षेत्र है। 1984 में पाकिस्तान जो है सियाचिन को कब्जाना चाहता था। जब भारत को पता चला तो 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर पीछे धकेल दिया। आज पूरा सियाचिन भारत के पास है। अपनी भारतीय सेना पर हमें गर्व है। जय हिंद। बाइक रिपेयर में करीब 40 मिनट लग गए। 1:30 बज चुके हैं। अब दुर्बुक से आगे बढ़ते हैं। हमें पेंगोंग सियोक तक पहुंचने के लिए अभी 44 किलोमीटर और जाना है। पहाड़ों में ये 44 किलोमीटर काफ़ी होते हैं। आपको तो लग रहा होगा जो नहीं गए कि यार अब पहुंच जाएंगे 1 घंटे में, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि आगे जो है रास्ते में ट्रैफिक भी है और रास्ता थोड़ा ख़राब भी है। हम आराम से बीच में 1-2 जगह स्टे करते हुए जाएंगे जिसमें करीब 3 घंटे तो लगेंगे। दुर्बुक से DSDBO यानी दुर्बुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड शुरू होती है जो दौलत बेग ओल्डी एयरबेस तक जाती है। ये अहम सड़क है। दौलत बेग ओल्डी बहुत संवेदनशील एरिया है क्योंकि वहाँ से चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन केवल 9 किलोमीटर रह जाता है। वहाँ से काराकोरम दर्रा लगभग 10 किलोमीटर है। अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को चीन ने 1962 में जो है भारत से धोखे से कब्जा लिया था। उस समय चीन की तुलना में भारत की एयरफोर्स बहुत मजबूत थी। हम अपनी ज़मीन चाहते तो वापस ले सकते थे, पर भारत के चाचा जी ने एयरफोर्स से अटैक करने की परमिशन नहीं दी और 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन के पास चली गई भारत की। 1947-48 में भी लगभग
46,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पहले ही जा चुका था। उस समय चाचा जी ने जो है बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, जिनका खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जो इतिहास है, उसको नकारा नहीं जा सकता। गलती है तो गलती है। दुरबुक से 9 किलोमीटर आगे ये तांगसे गांव है। लेह ज़िले और दुरबुक तहसील में बसा ये विलेज सी लेवल से करीब 3800 मीटर की हाइट पर है। तांगसे में शायद एक पेट्रोल पंप भी है। पुल के नीचे तांगसे नदी बह रही है, जिसे लुंगचू या लुंग योगमा भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है ये स्पष्ट नहीं है, फिर भी माना जाता है कि इसका उद्घाटन स्थल चांगचेनमो पर्वत रेंज से है। नदी बर्फ़ के पिघलने और बीच बीच में छोटी जलधाराओं के मिलने से आगे बढ़ती है। तांगसे होते हुए ये रिवर दुरबुक के पास योग रिवर में जाकर मिल जाती है। ये राइट साइड वाली रोड चुशुल की ओर जा रही है, जो यहाँ से 83 किलोमीटर आगे है, जबकि सीधी रोड पेंगोंग की है। यहाँ से मुगली 15, लुकुंग विलेज 32 और पेंगोंग 35 किलोमीटर है। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो चुशुल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही। 15 से 16 जून 2020 की रात को गलवान वैली में भारतीय और चीनी सैनिकों की लड़ाई हुई थी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनियों की बैंड बजा दी थी। उसके बाद भारत और चीन में कई कोर कमांडर स्तर की बातचीत चुशुल में हुई थी। वहाँ से चीन द्वारा कब्जाया गया तिब्बत काफ़ी पास है। 1962 में भारत चीन युद्ध रेजांगला में हुआ था, जो चुशुल के पास ही है, यानी चुशुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के नज़दीक है। या तो आप यहाँ से चुशुल जा सकते हैं या फिर पेंगोंग लेक से भी एक रास्ता जाता है। चुशुल पेंगोंग लेक के स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 53 किलोमीटर आगे है। तो अगर आपको चुशुल जाना है तो पेंगोंग लेक देखकर भी जा सकते हैं। आप किसी भी साइड से जाएं, चुशुल के लिए जो है ILP इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। यहाँ से लुकुंग 25 किलोमीटर है। लुकुंग गांव के पास से ही पेंगोंग लेक शुरू होती है। लेफ़्ट साइड में याक और फीमेल याक, जिसको डीमो कहते हैं, वो जो है घास चर रहे हैं। यहाँ चांगपा खानाबदोश समुदाय रहते हैं, जो भेड़ बकरी और याक चराते हैं। पेंगोंग लेक के आसपास भी ये मिल जाएंगे। घास में पानी भी है, ज़मीन थोड़ी दलदली सी लग रही है। यहाँ घास है जो आगे भी दिख रही है। लद्दाख जैसे दुर्गम एरिया में ग्रास लैंड या पेड़ पौधे बिना नदी के सरवाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब आगे कोई स्ट्रीम या नदी है। यहाँ और आगे अगर आप देखोगे तो बहुत क्यूट मरमोट देखने को मिल जाएंगे। अब ये क्या होते हैं? तो बड़े गिलहरी जैसे दिखते हैं ये यहाँ ज़मीन के अंदर बिलों में रहते हैं। कई टूरिस्ट इनको बिस्किट वगैरह भी खिलाते हैं। पता नहीं ऐसी चीज़ें इनके लिए ये सही भी हैं, पच भी जाती होंगी या नहीं। ये झाड़ियाँ यहाँ अपने आप नहीं उगी, इनको लगाया गया है। और साइड में पानी के लिए नाली भी बनाई गई है। लद्दाख में अब कुछ जगहों पर इस तरह पेड़ लगाए जा रहे हैं। साइड में लिखा है कि इस पॉइंट पर जब तक है जान फिल्म के सीन की शूटिंग हुई थी। कुछ सीन जैसे 1 या 2। साइड में नदी भी बह रही है। तो हमारे साथ वाले यहाँ रुक गए। यहाँ लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। सही है मौसम यहाँ का। पास में एक छोटी सी नदी तो खैर क्या, मतलब जलधारा स्ट्रीम है ये। मैं अपने सैमसंग S20 FE मोबाइल को जो है पानी के अंदर लेकर गया कि कहीं कुछ दिख जाए, लेकिन पानी क्लियर नहीं था, इसलिए कुछ नहीं दिखा। यहाँ बहता पानी देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है और सुकून भी है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैदानी एरिया काफ़ी दूर तक ऐसा ही चलेगा। तांगसे से 15 और पिछले जब तक है जान शूटिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर की दूरी पर 4000 मीटर की हाइट पर ये शायद मुगलिब जगह है। मुगलिब, यहाँ भी घास में दलदली गीला मैदान है। दलदली ऐसा नहीं कि इसके ऊपर जाते ही नीचे धंस जाओगे, कुछ लोग इनके ऊपर चलते भी हैं, लेकिन फिर भी सावधानी रखें। यहाँ भी मरमोट देखने को मिल जाएंगे। भेड़ें चर रही हैं। सुंदर जगह है। गांव की भाषा में कहूँ तो यहाँ घास के ढेर से बने हुए हैं। रोड टूट चुकी है। अपनी भारतीय सेना के वाहन जा रहे हैं। चूँकि ये बॉर्डर के पास वाला एरिया है, इसलिए फ़ौजों का जो है आना जाना लगा रहता है। सड़क बनाने का काम चल रहा है। साइड में स्ट्रीम बह रही है। मई में जब लद्दाख रूट खुलता है तो इस रूट पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है बर्फ़ पिघलती जाती है, जिससे उस टाइम यहाँ पानी बढ़ जाता है। देखकर भी लग रहा है कि तब काफ़ी चौड़े एरिया में पानी बहता होगा। यहाँ लंबा जाम लगा है। आगे चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। आगे जेसीबी रास्ते को चौड़ा कर रही है। चूँकि यहाँ की मिट्टी रेतीली है, इसलिए धूल उड़ रही है। ऊपर से 2 जेसीबी मिट्टी गिरा रही हैं और नीचे वाली रास्ते से मिट्टी हटा रही है। करीब आधा घंटे बाद एक तरफ से रास्ता खोला गया। और फिर अगले आधे घंटे बाद हमारी तरफ से भी रास्ता ओपन कर दिया गया। इस पेज पर काम चल रहा है। कुछ लोग लद्दाख रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 सीसी या क्लासिक 350 सीसी से आते हैं, तो कुछ 100, 125 या 150 सीसी की बाइक से भी पहुंचते हैं। सब अपने अपने हिसाब से ट्रैवल करते हैं। इसी तरह मैंने ऑल्टो 800 भी लद्दाख में कई जगह देखी है। तो जिस वाहन के साथ आप कंफर्ट महसूस करें उससे आ जाइए, लेकिन सावधानियां ज़रूर रखें। चलो ठीक है, फिर से पक्की रोड आ गई। जिससे हम गुजर रहे हैं वो छोटा पुल है। उसी की साइड में एक बड़ा पुल बन रहा है जो अब तक बन भी गया होगा। लद्दाख में कनेक्टिविटी के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है। कई वर्षों पहले लद्दाख जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक था। सड़कें अच्छी नहीं थी, फैसिलिटी कम थी, लेकिन अब मनाली से लेह तक लगभग 90% से ज़्यादा रोड बढ़िया बन गई है। साथ ही लेह से अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए भी सड़कों में बहुत सुधार हुआ है, जो आने वाले समय में और भी अच्छा होगा।
बस समझ लीजिए कि हम अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। यहाँ से लुकुंग फोबरांग रोड शुरू हो रही है। फोबरांग यहाँ से 16 किलोमीटर है। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक नीचे 11 किलोमीटर दूर फोबरंग विलेज जाता है, इसी की साइड में पास में लुकुंग विलेज भी है, जबकि ऊपर वाली सड़क पेंगोंग लेक जाएगी। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है कि इसी सड़क पर आगे 12 किलोमीटर दूरी पर मान विलेज, 45 किलोमीटर पर मिराक और 79 किमी पर चुसुल आएगा। लेह यहाँ से 144 किलोमीटर है। तो मित्रों, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। कितना बेकार गाना गाया ना मैंने, लेकिन फीलिंग समझिए। जी हाँ, यहाँ से पेंगोंग सो शुरू हो रही है। तिब्बती भाषा में पेंगोंग को ऊंची घास का मैदान और टीएसओ का मतलब होता है लेक, यानी हुआ पेंगोंग सो या पेंगोंग लेक। लेक की शुरुआत में लुकुंग गांव है, जहाँ कॉटेज और कैंप में रुक सकते हैं। वैसे तो लुकुंग पेंगोंग लेक की शुरुआत में थोड़ा सा ऊपर बना है, पर पास में होने के कारण इस रोड साइड वाले एरिया को भी लुकुंग कहते हैं। यहाँ सेना द्वारा चलाई जाने वाली मेडिकल एड पोस्ट है। झील में नीचे जहाज भी खड़े हैं, शिप। लेक में फौजी भाई इनसे जो है भारत चीन बॉर्डर पर गश्त करते हैं। जी हाँ, चीन यहाँ से करीब 40 से 45 किलोमीटर आगे है। जो लोग सेम डे वापस लेह जाना चाहते हैं, वो लेक की शुरुआत में लुकुंग में रुक सकते हैं। अभी तो हम रोड पर ही चल रहे हैं, यहीं से झील देखकर मन खुश हो गया है यार। क्या गज़ब का दृश्य है। मेहनत वसूल हो गई, जिसके लिए हम इतनी दूर से चले हैं। क्योंकि लद्दाख आने वाले हर टूरिस्ट की इच्छा होती है पेंगोंग लेक देखने की। ये उसके लिए सपना जैसा होता है। तो हमारा सपना यहाँ पर पूरा हो गया। गहरा नीला पानी कितना मनमोहक लग रहा है। यहाँ पेंगोंग सियो सड़क के काफ़ी करीब है। आगे कुछ स्थानों पर ये सड़क से थोड़ा सा दूर हो जाएगी। दूसरा मेडिकल कैंप अगले गांव इस पांगमिक में है। यहाँ से नीचे लुकुंग के कैंप शुरू हुए हैं, जैसे पेंगोंग पैराडाइज कैंप, लग्जरियस समर कैंप, इको ट्रैवलर्स कैंप, सोमा रिट्रीट कॉटेज, रेजांगला कॉटेज, रीगल कैंप, सियो कैंप, पैनोरमा कैंप्स, हिमालयन वुडन कॉटेज, रॉयल फोस्टर कॉटेज, स्काई व्यू कॉटेज और रॉयल कॉटेज आदि के नाम और मोबाइल नंबर जो हैं बोर्ड पर लिखे हैं। वीडियो रोककर देख सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। साइन बोर्ड पर नाम दिखे तो मैंने बता दिए। मैंने ये नाम इसलिए भी बताए ताकि आप अपने हिसाब से लोकेशन देख सको कि कहाँ पर रुकना है और कौन सा स्टे कहाँ पर है। लुकुंग में ये सारे टेंट और कॉटेजेस लेक की शुरुआत में और इसके किनारों पर बने हैं। यहाँ क्राउड रहता है। नीचे ये सब स्टे की व्यवस्था है। अब हम लुकुंग गांव से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए लेक की चौड़ाई बढ़ गई है। हमने पीछे बताया था कि जब गूगल मैप में लेह से पेंगोंग डालकर सर्च करते हैं तो ये 225 किलोमीटर दिखाता है, जबकि ये 144 किलोमीटर है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप मैप में पेंगोंग लेक की लोकेशन डालते हैं तो ये दिखाता है दूसरी साइड, यानी कि पेंगोंग लेक के पार आगे की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीच में काफ़ी आगे ये लोकेशन यहाँ पर शो हो रही है। जहाँ आर्मी बेस है वो लोकेशन लेह से 225 किलोमीटर है। आपको थोड़ी जाना है वहाँ पर, क्योंकि ये लेक के दूसरी साइड है और बहुत आगे है। लेक की शुरुआत तो लुकुंग गांव से ही हो जाती है, जो लेह से 144 किलोमीटर है, इसलिए दूरी का अंतर आता है। अगर आप पेंगोंग लेक सर्च करें तो मैप पर रोड के इस साइड बने गांवों का नाम डालें, जैसे लुकुंग, स्पांगमिक, मान और मिरिक। इनमें से कोई सा भी डाल दीजिए और अगर लुकुंग डालते हैं तो ये 144 दिखाएगा लेह से। लेक के पास ये 4 मेन गांव हैं जहां आप कहीं भी रुक सकते हैं।
यहाँ से एक रास्ता नीचे उन कैंप साइट्स की ओर जा रहा है। आज हम वहीं रुकेंगे। ये जगह लुकुंग व्यू पॉइंट से लगभग 5 किलोमीटर आगे है और इसके करीब 3 से 4 किलोमीटर बाद स्पांगमिक गांव आता है। यानी ये लुकुंग और स्पांगमिक के बीच है, जिसे शूटिंग पॉइंट बोला जाता है। स्पांगमिक विलेज शांत जगह है जहाँ पर टेंट और कॉटेज के साथ होम स्टे भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ से लेक थोड़ा दूर हो जाती है, पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। इसको भी कुछ लोग स्पांगमिक की कैंप साइट्स कहते हैं। यहाँ टूरिस्ट असिस्टेंट बूथ भी है, अगर कोई दिक्कत परेशानी या सवाल हो तो यहाँ पूछ सकते हैं। बहुत सारे कैंप, हट्स और कॉटेज बने हैं, जो भी आपको ठीक लगे उसमें रुक जाइए। यहाँ तक वाहन आते हैं, इससे आगे आपको पैदल ही जाना होगा। हमने थोड़ा सोचा कि पहले टेंट लें या फिर लेक देखने चलें। सुविधा के हिसाब से तो पहले हमें स्टे ढूंढना चाहिए रुकने के लिए, लेकिन सामने झील की खूबसूरती इतनी है कि हम उसकी ओर खींचे चले गए कि पहले चलो पास से देख लेते हैं इस झील को, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। इस जगह को शायद शूटिंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ 3 इडियट्स मूवी का लास्ट सीन फिल्माया गया था, जब करीना कपूर यहाँ स्कूटर लेकर आती है। उस फिल्म के स्कूटर और ऑल इज़ वेल वाले गाने में बैठने वाला जो स्टैंड दिखाया था ना, और पानी के ड्रम, उनकी कॉपी जो है यहाँ पर बनाकर रखी हुई है। अगर आपको इन पर बैठकर फ़ोटो खिंचवानी है तो 150 रुपये खर्च करने होंगे। यहाँ घोड़े भी खड़े हैं, मतलब हॉर्स राइड भी होती होगी। जब तक ये जान फिल्म का भी पोस्टर लगा है, वो फिल्म मैंने नहीं देखी, इसलिए पता नहीं उसके कौन से पार्ट की शूटिंग, कौन से सीन की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। यहाँ लद्दाखी ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। चलिए अब लेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 4225 मीटर हाइट के साथ पेंगोंग भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची साल्ट लेक है। जी हाँ, ये खारे पानी की झील है, यानी कि नमक के स्वाद वाली झील। इसका पानी नमक के टेस्ट की तरह है। आमतौर पर सॉल्ट लेक ठंड में नहीं जमती, लेकिन ये विंटर में पूरी तरह जम जाती है, वो भी इतनी कठोर कि इसके ऊपर आप बाइक भी चला सकते हैं, लेकिन चलाना नहीं भाई। सर्दियों में जमी झील पर परमिशन लेकर आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। विंटर में तापमान -20 से -30 तक पहुंच जाता है। सामान्यतः अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये जमी रहती है, जबकि गर्मियों में टेम्परेचर 5 से 15 तक रहता है। यहाँ समर के मौसम में भी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और तेज़ हवा चल सकती है, इसलिए अच्छे गर्म कपड़े साथ लेकर आएँ। रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, चाहे मौसम कोई सा भी हो। खारा होने की वजह से इसमें मछली या अन्य बड़े जलीय जीव नहीं पाए जाते। ये झील लगभग 134 किलोमीटर लंबी है, 134, जिसमें 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 चीन के कंट्रोल वाले तिब्बत में है। यानी झील का 40% एरिया, जो कि 45 किलोमीटर है, वो भारत के लद्दाख में है, और 50%, जो कि 90 किलोमीटर है, वो चीन के कंट्रोल में है। और लगभग 10% हिस्सा विवादित है, जो भारत चीन के बीच बफर जोन है। झील की एवरेज चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है और मिनिमम चौड़ाई जो है वो है 500 मीटर की। गहराई के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, औसत गहराई 100 मीटर तक बताई जाती है। झील का टोटल एरिया करीब 604 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ी खासियत इस झील की पता क्या है? कि इसका रंग बदलता रहता है। जी हाँ, इसका कलर सूरज की रोशनी, बादल और पानी में मौजूद खनिजों के कारण बदलता रहता है। वैसे तो आमतौर पर डार्क और लाइट ब्लू रहता है, पर कभी हरा, भूरा और थोड़ा लाल भी देखने को मिलता है। लुकुंग से तिब्बत करीब 40 से 45 किलोमीटर आगे है, यानी जहां हम खड़े हैं वहां से चाइना लगभग 30 किलोमीटर है। पेंगोंग लेक के ऊपर ही भारत चीन की बॉर्डर लाइन है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC की लाइन जो है वो झील से होकर गुजरती है। आप ये गूगल मैप में देखिए, पेंगोंग लेक का डार्क ब्लू वाला हिस्सा जो है भारत में है और रेड वाला तिब्बत में है। भारत का क्लेम येलो लाइन तक है। मित्रों, अगर आप भारत चीन संबंध में रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट है, तो एक बात और पता होगी कि पेंगोंग लेक के आसपास या इससे थोड़ा दूर जो है 8 पहाड़ियाँ हैं। उन 8 पहाड़ियों की चोटियों को कहते हैं फिंगर्स। भारत का दावा सभी 8 फिंगर्स पर है, लेकिन चीन कहता है कि फिंगर 2 तक उसका एरिया है।
जी हाँ, चीन के कहने की क्या है यार, वो तो ज़मीन हड़पू की प्रवृत्ति वाला है, हर वक्त दूसरों की ज़मीन कब्जाना चाहता है। चीन झूठा कहीं का। फिलहाल फिंगर 4 से 8 तक विवाद है। मित्रों, भारत चीन के बीच कई स्थानों पर जो है क्लियर बॉर्डर लाइन नहीं है, जिससे सैनिक इधर उधर चले जाते हैं। ऐसा ही 15 से 16 जून 2020 को गलवान में हुआ था, लेकिन वो चाइना ने ज़बरदस्ती सब कुछ जानते हुए किया था। एक नंबर का मक्कार है भाई साहब चीन। उसने भारत के एरिया में एक अवैध चौकी बना ली थी, जिसे कुछ भारतीय सैनिक हटवाने के लिए गए थे कि हटा लो यार, मान जाओ राजी में ऐसे ही। अब उनके पास कोई हथियार थे नहीं जो भारतीय वहाँ गए थे, क्योंकि भारत चीन के बीच 1996 में एक संधि हुई थी कि सीमा पर कोई हथियार नहीं रखेगा। इसलिए भारतीय सोल्जर तो यकीन करके गए थे, लेकिन धोखेबाज चीन पहले से ही प्लानिंग करके बैठा था। उसके पास नुकीले बांस के डंडे, लाठियाँ, पत्थर, चाकू, लोहे की छड़ वगैरह थी, जबकि भारतीय सैनिक निहत्थे थे। जब भारतीय उन्हें समझा रहे थे तो भैया चीनियों ने हमला कर दिया। इंडियन सैनिकों ने खाली हाथों से उनका डटकर मुकाबला किया और मार मार कर भुस भर दिया, मतलब पीछे खदेड़ दिया कि आओ आओ हमारी सीमा में, देखो हम कैसे तुम्हें अकल ठिकाने लगाते हैं तुम्हारी। चीन के 50 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें 20 भारतीय जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। पैंगोंग लेक से अगर एरियल या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखें तो यहाँ से गलवान करीब 60 किलोमीटर है, जबकि बाई रोड से जाएंगे तो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास होगा। मित्रों, 1962 युद्ध, गलवान झड़प, फिंगर 8 से 8 तक, पैंगोंग लेक, इन सब के बारे में मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, मतलब लंबी चौड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन समय कम है तो इनको यहीं रोकना होगा। अब मैं आपको अंदर से कैंप दिखा देता हूँ जिसमें हमने रात में स्टे किया है। 2 व्यक्तियों के लिए एक डबल बेड जैसा बनाया हुआ है और साइड में नीचे एक गद्दा बिछा है। ऊपर बल्ब लगा है। यहाँ शाम 7 से रात के 11 बजे तक लाइट आती है। इसके दूसरी तरफ टॉयलेट है, यानी अटैच टॉयलेट है। इन्होंने एक बड़े कैंप को 2 भागों में बांटा हुआ है। चूँकि हम 4 व्यक्ति हैं इसलिए हमने दोनों पार्ट ले लिए। एक भाग का करीब 1500 रुपये लगा। इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट भी शामिल है। पैंगोंग लेक के किनारे ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इनका रुपया कितना है वो डिपेंड करेगा कि आप किस समय आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एवरेज देखें तो 600 रुपये से लेकर 2000 रुपये, या फिर आगे जितना भी लग्जरी लेंगे उतना रेट बढ़ता जाएगा। शुरुआत 600 रुपये से हो जाती है। हम यहाँ सितंबर में आए हैं। कहते हैं कि रात को लेक से मिल्की वे गैलेक्सी बहुत अच्छी दिखती है। अब हमें तो भैया इतनी ठंड लग रही थी कि हमारी गैलेक्सी बनी पड़ी थी। हम क्या गैलेक्सी को देखते, बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई साहब, ठिठुर गए हम। ठंड भगाने की व्यवस्था तो है, 3 कंबल दिए हुए हैं आपको दावने के लिए, लेकिन ठंड जो है फिर भी अगर कहीं से कंबल थोड़ा सा ऊपर हो जाए ना तो वैसा ठंड वहीं से घुस जाती है कि चलो यहीं से आक्रमण करो, जैसे मच्छर घुस जाते हैं ना थोड़ी सी जगह में। अरे चलो टॉपिक पर लौटते हैं वापस। क्या वीडियो बना रहे? हाँ, पैंगोंग लेक में खाना। ठंड लग रहे हैं। ऊपर से लगे। मुंह तो पेड़ पे हो। एक्सप्लेन करो कुछ। कर दो। पैंगोंग लेक में डिनर करने बैठे, इतना ठंड है, खाए भी नहीं हो रहा, पूरा हाथ कांप रहा है सब लोग ने, थोड़ा ऐसे कुछ। चलिए मित्रों, अब पैंगोंग लेक से वापसी की जर्नी शुरू करते हैं। आज रात का हमारा स्टे नुब्रा वैली के हंडर में होगा, लेकिन अभी आपकी जान नहीं छूटेगी, मतलब वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ है, मतलब काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा आपको और जानकारी मिलेगी। चलते चलते मैं पैंगोंग लेक कैसे पहुंचा, कितना खर्चा होगा, रास्ते में कैसे जाएं, इसकी भी जानकारी दूंगा, और साथ ही आसपास के स्थान जो हैं जैसे चुसुल वगैरह उनकी भी डिटेल मिलेगी, और एडिशनल जानकारी मिलेगी कि आसपास आप पैंगोंग लेक के कौन से गांव में ठहर सकते हैं। ठीक है, सब जानकारी आ गया है। पहले देख लेते हैं कि पैंगोंग आने का सही समय क्या है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, जब भी अच्छा लगे टाइम मिले तो चले आइए। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है, ये जो है पैंगोंग लेक पूरे साल नहीं खुलती। अप्रैल से मान लीजिए आप
और अक्टूबर तक इस समय कभी भी आ जाइए। विंटर में पूरे लद्दाख में भीषण बर्फबारी होती है, जिससे ये शेष भारत से कट जाता है। सिर्फ हवाई मार्ग ही उपलब्ध है, जिसका एयरपोर्ट लेह में है। लेकिन विंटर में पैंगोंग लेक नहीं जा सकते क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ होती है ना। तो अप्रैल से रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। अप्रैल के स्टार्टिंग में आते हैं तो ये लेक फ्रोज़न मतलब जमी हुई मिलेगी। तब -10 से -20 टेम्परेचर को आपको सहना होगा, बर्दाश्त करना होगा अगर आप उस समय आते हैं तो। उससे अगला जून से अगस्त तक पीक सीज़न होता है। लेक पर अक्टूबर तक भी आ सकते हैं, लेकिन पहले करंट रोड और वेदर कंडीशन ज़रूर पता कर लेना, क्योंकि अक्टूबर के बाद से जो है ना मिड अक्टूबर के बाद से स्नोफॉल बढ़ जाती है। वैसे तो यहाँ कभी भी हो सकती है बीच रास्ते में, जैसा हमें खारदुंगला में मिली थी, तांगलंगला में मिली थी और पांग के आसपास भी मिली थी स्नोफॉल। तो कभी भी हो सकती है कोई से मौसम में भी, लेकिन अक्टूबर के बाद से जो है ये बढ़ जाती है। इसलिए हो सकता है कि तब कुछ रास्ते बंद भी मिले। नवंबर में तो भाई साहब इस ओर आने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर आप चांगला पास पर आओगे तब तो वहाँ बर्फ़ मिलेगी काफ़ी। और उस समय जो है बीच में जो स्टे मिलते हैं ना, वहाँ भी फैसिलिटी थोड़ी बहुत कम होती चली जाती है, क्योंकि जो लोकल लोग ढाबे या रेस्टोरेंट चलाते हैं वो नवंबर के महीने से मतलब अक्टूबर लास्ट से ही जो है सामान समेटना शुरू कर देते हैं और वापस ले या फिर जहाँ भी उनको जाना है वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि आगे बर्फ़ आने वाली है, बर्फीला मौसम। नेटवर्क की बात करें तो पैंगोंग लेक में कहीं पर नेटवर्क आ जाते हैं और कहीं पर नहीं। कभी सिर्फ वॉइस कॉल हो जाती है तो कभी इंटरनेट भी चल जाता है। अब अगली बात करते हैं कि लुकुंग स्पांगमिक के अलावा और कहाँ रुक सकते हैं। तो स्पांगमिक से 8 किलोमीटर दूरी पर मान विलेज है, जहाँ मॉडर्न होम स्टे है। उनमें कमरों के साथ अटैच बाथरूम मिल जाएगा। इस गांव के पास पैंगोंग लेक की चौड़ाई कम हो जाती है। इसके अलावा मान में कैंप और कॉटेज की भी व्यवस्था है। मान विलेज से आगे पैंगोंग का लास्ट विलेज आता है मिराक। ये मान से करीब 11 से 12 किलोमीटर है। यहाँ भी स्टे के ऑप्शन है। जब आप पैंगोंग की शुरुआत से लगभग 28 किलोमीटर चलकर मिराक पहुँच ही गए हैं तो बता दूं कि यहाँ से चुशुल मात्र 26 किलोमीटर रह जाता है, 26 किलोमीटर केवल, जहाँ से कुछ दूरी पर पैंगोंग लेक चाइना की ओर चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि चुशुल क्यों जाएं, वहाँ क्या है। तो भाई साहब वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आपको वहाँ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1962 वॉर की याद में चुशुल वॉर मेमोरियल है। और चुशुल से केवल 12 किलोमीटर दूरी पर रेजांगला वॉर मेमोरियल अहिर धाम यानी यादव धाम बना है। 1962 में जो जवान शहीद हुए थे वहाँ उन सब के नाम लिखे हैं। उनको देखकर वो लाइन याद आ जाएगी कि जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। इतना ही नहीं, इस वॉर मेमोरियल से 25 किलोमीटर दूरी पर रेजांगला दर्रा है, जिसे रेचिन ला भी कहते हैं। चाइना 3000 से 5000 सैनिक लेकर आगे बढ़ते हुए 1962 में इसी रेजांगला से आया था और रेजांगला के नाम से यहाँ युद्ध हुआ था, जहाँ उसका सामना 120 भारतीय सैनिकों से हुआ। चाइनीज़ 3000 और हम केवल 120, वो भी नवंबर के महीने में जब इतनी ज़्यादा ठंड होती है। और यहाँ तो आप गर्मी में भी आ जाओगे ना तो भी ठंड से ठिठुर जाओगे। सोचो क्या कंडीशन रही होगी उस समय, इतनी ज़्यादा बर्फबारी, ठंड, और जहाँ ऑक्सीजन भी कम है वहाँ हमारे 120 सैनिक 3000 से 5000 सैनिकों से लड़ रहे हैं। फिर भी अपने वीर बहादुर सैनिकों ने जो शौर्य, वीरता और बलिदान दिखाया, उन्होंने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि हमारी ज़मीन तो चली गई थी कुछ, लेकिन भारतीयों ने चीनियों की ऐसी कंडीशन की कि चीन देखकर उसके होश उड़ गए थे कि हमारे इतने सैनिक कैसे मार दिए केवल 120 सोल्जर ने। और ऐसी कंडीशन की थी भाई साहब कि पूछिएगा मत। इसके बारे में एक मूवी भी आ रही है नवंबर में, पता नहीं वो कैसी फिल्म होगी, लेकिन यहाँ इतना याद रखिए कि जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। भाई साहब मुझे तो कहने में ही मतलब आपको बताने में इतना प्राउड फील हो रहा है। सोचो क्या कंडीशन से वो गुजरे हैं यार। कोई भी भाग जाता इतने सैनिकों को देखते हुए, लेकिन वो फिर भी लड़े भारत देश के लिए। सैल्यूट है भारत माँ के उन वीर शेरों को जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। भारत माता की जय।
अगर आप चुशुल से और आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से 114 किलोमीटर दूर हानले भी जा सकते हैं। हानले से कुछ लोग सियोमोरी लेक की तरफ भी निकल जाते हैं और फिर लेह मनाली हाईवे से मनाली पहुँचते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पेंगोंग लेक से हानले का रास्ता काफ़ी ख़राब है, इसलिए लोग तांगसे से चुशुल होकर फिर हानले जाते हैं। अगला टॉपिक है कि लेह से सबसे सस्ते में पेंगोंग लेक कैसे पहुँचें। देखिए, अगर किसी के पास बाइक नहीं है तो लेह से प्राइवेट टैक्सी करीब 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच पड़ जाएगी, और शेयर टैक्सी लेते हैं तो दोनों तरफ का एक व्यक्ति का 5,000 रुपये के आसपास खर्चा हो जाता है। अगर आपको सबसे सस्ते में जाना है तो लेह से पेंगोंग तक बस चलती है, जिसका किराया 350 रुपये पर पर्सन है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन JKSRTC की ये बस लेह से शनिवार रविवार यानी सैटरडे संडे को सुबह 7 बजे चलती है और 2 बजे तक लेक पहुंच जाती है झील पर। लेह मेन मार्केट से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर BSNL ऑफिस के अपोजिट न्यू बस स्टैंड है। वहां से अन्य स्थानों जैसे लेह से श्रीनगर, कारगिल, मनाली, जंस्कार, चुशुल, केलांग, दिस्कित और सियोमोरी जैसी कई जगहों पर भी बस से जा सकते हैं। जो बस शनिवार को चलेगी वो पेंगोंग लेक के स्पांगमिक में जाएगी और रविवार वाली बस चुशुल तक जाती है स्पांगमिक से होते हुए, जिसका किराया 400 रुपये है। कोई सी भी बस पकड़कर स्पांगमिक में उतर जाइए। ध्यान रहे कि बस पर पेंगोंग नहीं लिखा होगा, उस पर पेंगोंग के पास जो गांव है जैसे लुकुंग, मिराक, स्पांगमिक या चुशुल लिखा मिलेगा। झील के लिए आप स्पांगमिक में उतरे। वापसी का टिकट एक दिन पहले स्पांगमिक जहां बस रुकती है वहीं से ले सकते हैं। किराया 350 रुपये के आसपास है। स्पांगमिक से वापस भी ये बस आती हैं, जब गई हैं तो फिर वापस भी तो आएंगी ना। तो शनिवार को जो बस लेह से चली है वो स्पांगमिक से चलेगी वापस संडे को, और संडे से जो बस लेह से चली है वो मंडे को पेंगोंग लेक से निकलेगी। पेंगोंग लेक से बस सुबह 6 से 7 बजे के बीच चलती है। और अगर शनिवार रविवार आपके लिए फिट नहीं बैठ रहा तो लेह से चुशुल के लिए हर बुधवार सुबह 6:30 बजे भी एक बस जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये तांगसे तक जाएगी, उसके बाद दूसरा रूट लेकर चुशुल पहुंचेगी। उस मार्ग में पेंगोंग नहीं आता, इसलिए अगर चुशुल जाना है तो ये बस सही है। पर अगर लेह से डायरेक्ट पेंगोंग जाना है तो शनिवार और रविवार वाली बस पकड़ें। मैं लेह से पेंगोंग के बीच चलने वाली बस का रूट बता देता हूँ। ये बस लेह से चलकर कारू पहुँचती है, वहाँ ब्रेकफास्ट होता है। कारू में हो सकता है कि आपका भी परमिट चेक हो जाए, वैसे तो विदेशियों का होता है, पर क्या पता आपका भी समय ख़राब हो तो बनवा कर ज़रूर रखें। समय ख़राब की बात नहीं है, जो चीज़ ज़रूरी है वो बनवा लें। उसके बाद बस पहुंचती है चांगला पास, वहाँ कुछ देर के लिए रुक भी सकती है और नहीं भी। फिर दुरबुक में लंच होता है। अगले स्थान तांगसे में दोबारा से फॉरेनर्स का परमिट देखा जाता है। फिर बस पेंगोंग की शुरुआत में फोबरांग के लोगों को उतारकर 1:30-2 बजे तक स्पांगमिक पहुंच जाती है। साइट सीन के लिए ये बस नहीं रुकती। कभी आप सोचे कि ये साइट सीन के लिए है, भाई साहब ये लोकल के लिए है। ये 3x2 बस है, मतलब एक तरफ 3 सीटें हैं, दूसरी तरफ 2। इस बस की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती, वैसे तो अब तक तो नहीं होती, आगे हो जाए तो बात अलग है। केवल एक दिन पहले लेह और स्पांगमिक में टिकट ले सकते हैं। भाई साहब स्पांगमिक का जिक्र कई बार आ गया यार, आप बोर तो नहीं हुए? ये ज़रूरी है, अगर बस से जाना है तो ये जगह बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, ये थी अपनी आज की वीडियो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप तक सही और सटीक जानकारी दे पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ गलती रह गई हो, उच्चारण में कुछ त्रुटि हो या कुछ छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी। आप अपनी शिकायत और सुझाव कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नुब्रा वैली के हंडर में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।